हेलो फ्रेंड्स, कहानियाँ किस्से चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है कुलक्षणी। तो चलिए शुरू करते हैं। भिक्षाम देई कहते हुए वह हर रोज की तरह आज भी कई घरों के दरवाजे खटखटा चुका था। जवानी की उम्र में सुडौल शरीर पर गेरुआ जामा पहने जब से वह अपने कमरे से निकला था तब से आज 20 वर्ष का समय निकल गया। भरी जवानी में शादी के तुरंत बाद न जाने क्या सोचकर उसने एक दिन यह जामा पहना। घुंघराले काले केस अब जटाओं की शकल में और अधिक उलझ गए थे। जवानी में भरे हुए गालों पर रखी फ्रेंच कट दाढ़ी अब पूरे चेहरे को ढक कर नाभि तक पहुंच गई है। साधु बनने के बाद उसने कभी भी अपने गांव तो क्या अपने मूल जनपद में भी पैर न रखा। शायद उसके अतीत के संगी साथी रिश्ते नातेदार उसे पहचान न ले, इसलिए उसने ऐसा किया हो। फिर भी रोज उसके गांव में यही चर्चा रहती कि कल फलाम व्यक्ति ने आकाश को उस गांव में देखा, आज उस शहर में देखा। पर हकीकत में किसने क्या देखा यह या तो आकाश को पता होगा या देखने वाले की आत्मा को। शादी के बाद घर का अकेला लड़का वैरागी हो गया तो अब उस दिखयारी के सर से दुल्हन का लिबास उतर गया। अब गांव में हर कोई उसे कल मुही डायन नागिन और भी न जाने क्या क्या कहते। सास ससुर भी 1-1.5 साल तक तो इस उम्मीद में रहे कि क्या पता एक दिन आकाश घर लौट आएगा। लेकिन हर बीते हुए दिन के साथ जब यह उम्मीद क्षीण होती गई तो एक दिन नंदिनी अपने मायके चली गई। सुनने में आया कि उसके सास ससुर ने उसे ये कहकर मायके भेज दिया कि जब लड़का ही नहीं रहा तो जवान बहू की चौकीदारी वे कब तक करते रहेंगे। दरअसल गांव के बुजुर्ग तो इस आभागन के दुख को समझते थे, लेकिन नौजवानों की नज़र हमेशा नंदिनी की जवानी को ही निहारती रहती थी। नंदिनी की शादी के साथ ही गांव की उसकी हम उम्र बहू बेटियों की गोद में जब वह छोटे छोटे बच्चे देखती तो नंदिनी का हृदय अंदर ही अंदर दुखी हो जाता। उसकी भी इच्छा होती कि यदि उसकी किस्मत धोखा न देती तो आज उसे भी अवश्य मातृत्व सुख प्राप्त होता। यह नंदिनी की ही जिद थी कि उसने आकाश से शादी करने की हठ की, वरना उसके लिए तो और भी अच्छे कई रिश्ते आ रहे थे। इसे अकल की कमी ही समझो या भाग्य का फैसला कि चैनपुर के स्कूल में सहायक अध्यापक आनंदमणि के साथ नंदिनी ने रिश्ते के लिए सिर्फ इसलिए मना कर दिया कि वह उम्र में उसे 6 साल बड़ा था। नंदिनी की उम्र शादी के समय 20 वर्ष की थी और आकाश की 22 वर्ष। कुल मिलाकर हुआ वही जो नंदिनी की नसीब में ऊपर वाले ने लिखा था। शादी के बाद आकाश और नंदिनी इतने खुश थे कि आकाश को 1 माह की छुट्टियों का पता ही नहीं चला। जब वह छुट्टियों के बाद भी 10 दिन और घर पर ही रुका रहा तो एक दिन बूढ़े पिता ने पूछ ही लिया, बेटा शायद तुम्हारी छुट्टियां 1 महीने की ही थी। घर गृहस्थी को चलाने के लिए काम धंधा भी देखना जरूरी होता है। समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। इसलिए नंदिनी ने भी आकाश को अलग से यह समझाया कि नंदिनी के प्यार में इतना भी मजनू ना बने कि नौकरी चाकरी ही छोड़ दो। शायद यही बात आकाश को अखर गई। उसने रात को अपना जरूरी सामान बैग में रखा और घर वालों को बताया कि वह कल सुबह अपनी ड्यूटी पर चला जाएगा। माँ बाप ने भी आकाश की ड्यूटी पर जाने की सारी तैयारी शुरू कर दी। अगली सुबह जब आकाश 8 बजे तक अपने कमरे में सोया रहा तो माँ ने जाकर कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। माँ के मुख से शब्द तो नहीं निकले थे क्योंकि वह जवान बेटे को डांटना अच्छा नहीं समझती थी, लेकिन आकाश जब कमरे से बाहर आया तो उसने माँ के चेहरे के भाव को पढ़ लिया था। माँ भी शायद यही चाहती थी कि बेटा अब अपने काम पर भी ध्यान दे। आकाश ड्यूटी पर जाने के लिए झटपट तैयार हो गया। उसने नाश्ता किया और माँ बाप के पैर छूकर अपनी ड्यूटी के लिए घर से सूरत के लिए निकल पड़ा। आकाश के घर से जाते समय आकाश और नंदिनी के बीच कोई मनमुटाव नहीं था। दोनों ने डबडबाती पलकों के साथ एक दूसरे से विदा ली। अभी आकाश घर से कुछ कदम आगे निकला होगा कि सामने से आनंदी भाभी आती दिखी। वह गौशाला से गाय का दूध दोहकर ला रही थी। देवर भाभी के मजाकिया अंदाज में उसने मजाक में आकाश को टोकते हुए पूछा, अरे आज ड्यूटी जा रहे हो देवर जी? नंदिनी के मजनू उसे अकेले घर पर छोड़ रहे हो? आकाश ने झेंपते हुए आनंदी भाभी से ये कहकर विदा ली कि नंदिनी का ख्याल रखना। उसने इतना कहा ही था कि आनंदी भाभी के हाथ से अचानक दूध की डोलची छूटकर नीचे गिर गई। इसे तो गांव में बड़ा अपशगुन मानते हैं। आनंदी भाभी ने आकाश को कुछ देर ठहर कर जाने को कहा, लेकिन आकाश की तो बस छूटने वाली थी।
इसलिए वह फिर मिलेंगे कहकर सरपट आगे निकल गया। आनंदी के मन में किसी अनहोनी का संदेह हुआ। उसने भगवान से दुआ की कि ऐसा कुछ घटित न हो जो उसके मन में इस समय उभर कर आ रहा है। आनंदी ने दूध की खाली डोलची अपने बेटे ग्रीस को पकड़ा दी। आनंदी और आकाश के बीच की बातें आनंदी के 4 साल के लड़के ग्रीस ने देख और सुन भी ली थी। आनंदी के घर का रास्ता आकाश के घर से होते हुए जाता है। आनंदी उदास मन से अपने घर की ओर लौट रही थी। जैसे वह आकाश के घर के पास आई, घर के आंगन में बैठे आकाश के बूढ़े माता पिता और पत्नी नंदिनी से भेंट हो गई थी। आनंदी को देखकर नंदिनी ने अपनी पलकों की पोर पर आ रहे आंसुओं को साड़ी के पल्लू से पोंछा। आनंदी ने आकाश के माता पिता से आकाश के आज अचानक ड्यूटी पर जाने की बात पूछी तो उन्होंने बताया कि उसकी छुट्टियां खत्म हो गई थी। नंदिनी आनंदी के बेटे गिरीश से बात करने लगी तो उसने दूध की खाली डोलची नंदिनी को दिखाते हुए बता दिया कि चाचा जी से माँ बात कर रही थी तो दूध की डोलची खटाक से नीचे गिर गई। नंदिनी ने यह बात आनंदी से पूछी तो उसने भी सच सच बता दिया। आकाश के बूढ़े माँ बाप ने जब यह सुना तो उनके मन में भी एक अपशगुन का संदेह व्याप्त हो गया था। नंदिनी अब यह सुनकर और अधिक उदास थी। आकाश समय पर बस स्टैंड पहुंच गया। उसने काठ गोदाम तक का सफर लोकल बस से तय किया। आकाश को बस में पीछे की सीट मिली। उसे आगे वाली सीट पर 2 युवक भी काठ गोदाम के सफर के लिए बैठे हुए थे। आकाश उन दोनों को नहीं पहचानता था और ना वे दोनों आकाश को जानते थे। दोनों युवक आकाश के हम उम्र थे। दोनों वे आपस में अपने स्कूल के दिनों की रोमांटिक बातें करते हुए जा रहे थे। बातचीत करते हुए एक ने आकाश के गांव की ओर इशारा करते हुए कहा, अरे बंटी वो देखो, नंदिनी की ससुराल दिखाई दे रही है। बंटी ने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा, क्यों जले पर नमक छिड़क रहे हो रवि भाई? उस बेवफा लड़की की बात मत करो मुझसे, उसने मुझे धोखा दिया है। सुना है उसका पति सूरत में किसी हीरा व्यापारी के यहाँ काम करता है, वह अच्छे पैसे कमाता है। इसे देखकर उस नंदिनी ने मेरे प्यार को एक झटके में भुला दिया। शादी से पहले न जाने कितनी बार उसे मिलना जुलना हुआ था, लेकिन जैसे ही उसकी विवाह की बात इस गांव में हुई बिल्कुल पतिव्रता बन गई। भाई ये खिड़की बंद कर, मुझे नहीं देखनी है मेरे पहले प्यार की इस कब्रगाह को। रवि बोला, अरे बंटी भाई ये लड़कियां ऐसी ही होती हैं, मौका परस्त, अपना घर तो बसा लेती हैं लेकिन हमारे तुम्हारे जैसे युवाओं की जवानी में चिंगारी बनकर अच्छे खासे कैरियर को जलती जवानी में तब्दील कर जाती हैं। आकाश को यह सब बातें सुनकर एक धक्का सा लगा। यह सब सुनकर उसका खून खौलने लगा था। उसकी पत्नी के बारे में उन दोनों युवकों की ऐसी अभद्र टिप्पणियां सुनकर 1-2 बार उसका मन किया कि इन दोनों से बस के अंदर ही 2-2 हाथ करके निपट ले, लेकिन फिर उसने दिल के बजाय दिमाग से सोचना शुरू किया। उसे आभास हुआ कि उसके हंगामा करने से उसके परिवार की इज्जत का ही जनाजा उठेगा, इसलिए वह खून का घूंट पीकर उन दोनों की बातें सुनता रहा। अब उसका हृदय नंदिनी को सबक सिखाने की दिशा में सोचते हुए काम कर रहा था। वह उन दोनों की बातों को एकटक सुनकर नंदिनी के खिलाफ एक एक सबूत जुटा रहा था। एक बार उसके मन में आया कि बस से यहीं उतर कर वापस घर चले जाता हूँ, फिर नंदिनी से पूछकर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन फिर सोचा कि बूढ़े माँ बाप पर क्या गुजरेगी, उनकी इज्जत का भी सवाल है। नंदिनी के कारनामों का फल उसे ही दूंगा, यह सोचकर वह आगे के सफर के लिए आगे बढ़ता रहा। रवि और बंटी के बाजू वाली सीट पर एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बैठा था। वह भी रवि और बंटी की बातों को ध्यान से सुन रहा था। थोड़ी देर बाद वह भी उनका ही हम उम्र बनकर अपनी जवानी के दिनों के किस्से उन्हें सुनाने लगा। वे दोनों भी उस व्यक्ति के साथ घुल मिल गए और वह अधेड़ व्यक्ति बंटी से बोला, ठीक हुआ भाई जो उस अफलातुन नंदिनी के चुंगल से छूट गया। उसने तो हमारे गांव के 2-3 फौजियों को भी खूब बेवकूफ़ बनाया था। कभी कहती इससे शादी करूंगी, कभी कहती उससे शादी करूंगी। खूब पैसे उड़ाए बेवकूफ़ों ने आशिकी के चक्कर में। बाद में नंदिनी किसी सीधे साधे बैल के गले पड़ गई। अब तो आकाश के लिए यह सुनना और भी मुश्किल हो गया। अब नंदिनी के चरित्र पर उसके मन में उपजा शक विश्वास में बदल गया। जैसे कैसे उसने बस में 2 घंटे का सफर तय करके वह काठ गोदाम पहुंच गया।
घर से चलते समय नंदनी के साथ बिताए गए पलों की महक अब उसे अपने बदन पर दुर्गंध की तरह महसूस होने लगी थी। अब उसका एक ही मकसद था कि वह नंदनी को उसकी बेवफाई का दंड देकर रहेगा। 1 घंटे तक प्रतीक्षा करने के बाद वह सूरत के लिए ट्रेन में चढ़ गया। 2 दिन का ट्रेन का सफर इसी उधेड़ बुन में कटा कि जिस नंदनी को वह अपनी जीवन संगनी बनाकर स्वयं को खुश नसीब समझ रहा था, उसने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया। कभी वह स्वयं की किस्मत को कोसता तो कभी अपने बूढ़े पिता को, जिन्होंने बिना जांच पड़ताल के उसका रिश्ता एक बदचलन लड़की से करवाया। सफर में कई बार उसका मन इतना उद्वेलित हो रहा था कि वह ट्रेन से कूदकर अपनी जान दे दे। लेकिन उसी पल मन में यह विचार भी आता है कि उसके इस कदम से नंदनी को सजा कैसे मिलेगी। वह तो नंदनी को दी गई सजा का प्रत्यक्षदर्शी भी बनना चाहता था। वह नंदनी को ऐसी सजा देना चाहता था कि जिससे उस बेवफा नंदनी जैसी कुलक्षणी नार को जवानी भर तड़फता हुआ देख सके। 2 दिन बाद आकाश सूरत पहुंच गया। उसके मन का अंतर्द्वंद उसे बेचैन किए जा रहा था। स्टेशन पहुंचकर उसने सबसे पहले अपने बैग में रखे नए कपड़े निकालकर फुटपाथ पर बैठे भिखारियों को दान कर दिए। वहां से कुछ आगे बढ़ा तो वहां एक शिवालय दिखाई दिया। मंदिर के बाहर हर उम्र के गेरवे वस्त्रधारी साधु सन्यासी सन्यासिन पंक्तिबद्ध बैठे थे। उनमें से कुछ जटाजूट, कुछ त्रिपुंडधारी और कुछ भस्मीभूत थे। किसी के हाथ में चिमटा था तो किसी के हाथ में त्रिशूल, किसी के हाथ में कमंडल तो कोई तुम्बे लेकर मंदिर के आंगन में बम बम भोले का जाप कर रहे थे। गले में रुद्राक्ष की मालाएं पहने कई साधु चिलम फूंक रहे थे। इन साधुओं को देखकर आकाश कुछ देर के लिए वहां रुका और उनके क्रियाकलाप देखने लगा। उनमें से एक बुजुर्ग साधु की नजर आकाश पर पड़ी तो उसने इशारा करके उसे अपने पास बुलाया। आकाश को देखकर वह बोला, बच्चा काफी परेशान लगते हो। ग्रह लक्ष्मी के कारण मन अशांत लगता है तुम्हारा। गृहस्थ में ऐसा सब कुछ होता रहता है बालक। बच्चा, गृहस्थ का नियम है, पिछली बातें भूलकर आगे की सुध ले। पाप हुआ परिवार से तो साधु को कुछ दे। आकाश को साधु की पारखी नजर पर विश्वास सा हो गया। उसने जेब से 20 रुपए का नोट निकालकर साधु को देना चाहा। साधु ने जोर से अपना चिमटा खनखनाते हुए कहा, शिव शिव शिव, जय भोले भंडारी की। यह माया ही तो तेरी बेचैनी का कारण है बालक। हमें धन माया की जरूरत नहीं। जा कुछ प्रसाद लाकर इन बाबाओं की सेवा का पुण्य प्राप्त कर। मंदिर के बाहर ही एक फल वाला फलों की रेहड़ी लगाए खड़ा था। आकाश ने 5 दर्जन केले लेकर 2-2 केले सभी साधुओं में बांट दिए। बुजुर्ग साधु ने आकाश के सिर पर हाथ रखकर कहा, तेरा कल्याण हो बच्चा, तेरी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो। यह मेरा मठ है, कभी कोई दुख सताए तो बाबा के दर्शन करने आ जाना। आकाश के मन में तो एक ही कामना इस समय बरसाती बादलों की तरह घुमड़ रही थी। उसने मन में ठान लिया कि अब वह भी साधु बनकर अपना शेष जीवन बिताएगा। भरी जवानी में ही पति के बिना नंदनी को जब अपना जीवन काटना पड़ेगा तो यही उसके कृत्यों की सजा होगी। उस बदचलन औरत से वह छुटकारा पाना चाहता था। उसकी बढ़ती जवानी को जलती जवानी में बदलने का इससे आसान एवं बढ़िया तरीका उसकी समझ में और कुछ नहीं आया। आकाश शिवालय से खाली हाथ अपने कमरे की ओर आगे बढ़ गया। पांडेसरा थाना अंतर्गत बड़ौद जियाब इलाके में उसने कमरा किराए पर लिया था। कमरे पर पहुंचते पहुंचते दिन के 12 बज गए थे। शादी के लिए घर जाते समय आकाश बहुत खुश था। उसने मकान मालकिन को बताया था कि उसकी शादी होने वाली है, इसलिए अब 1 महीने बाद ही वापस आएगा। मकान का भाड़ा भी उसने एडवांस चुका दिया था। आकाश के कमरे पर खाली पहुंचने पर मकान मालकिन ने आकाश से पूछा, क्या बाबू खाली हाथ आ रहे हो? सामान कहाँ है तुम्हारा? क्या किसी ने लूटपाट कर दी? आकाश 5 साल से रेणुका बाई के मकान में किराए पर रहता था। रेणुका बाई आकाश को अपने बेटे की तरह मानती थी। वह किराया भले ही समय पर लेना नहीं भूलती थी, लेकिन हर तीज त्योहार पर आकाश को अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाती। वैसे भी गुजराती लोग देवभूमि उत्तराखंड के लोगों को पूजनीय मानते हैं। आकाश भी रेणुका को ताई ताई कहता था। उसके छोटे छोटे काम जैसे गैस का सिलेंडर भरवाना, आटा चक्की से गेहूं पिसवा कर लाना, पैसे जमा करवाने के लिए उसे डाक घर लाना ले जाना, यह सब आकाश के जिम्मे था। रेणुका बाई का लड़का बहरीन में नौकरी कर रहा था।
इसलिए वह आकाश को बेटे जैसा प्यार करती। रेणुका बाई ने तो आकाश की शादी के लिए सूरत में ही एक लड़की भी पसंद कर ली थी, लेकिन आकाश को तो अपने पहाड़ की लड़कियां ही पसंद थी। तब उसे यह पता नहीं था कि जिसके साथ वह शादी करेगा वही उसकी बर्बादी का कारण बनेगी। रेणुका बाई को देखकर आकाश का सिर शर्म से नीचे झुक गया। वह तो उसे वादा करके गया था कि शादी की मिठाई उन्हें अवश्य खिलाएगा। उसने रेणुका बाई के पैर छूकर उनको प्रणाम किया और बोला, ऐसा ही समझो ताई जी, सामान क्या ये समझो सब कुछ लुट गया है। किसी अनिष्ट के भय से रेणुका बाई ने आकाश से फिर पूछा, बेटा घर पर सब ठीक तो है, शादी ठीक ठाक निपट गई ना? आकाश बोला, हाँ ताई घर पर सब ठीक है, शादी भी निपट ही गई समझो। रेणुका बाई बोली, तो फिर ऐसे बावला बनकर काहे खाली हाथ इधर आ गया तू? तेरा झोला झमटा कहाँ है? देख सच सच बता क्या बात है, तू अपनी ताई से कुछ छिपा रहा है ना? रेणुका ताई की बातें सुनकर आकाश की आंखें भर आई। उसने अपने साथ घटी घटना को विस्तार से रेणुका बाई को बता दिया। रेणुका बाई को भी यह सब बातें सुनकर एक सदमा सा लगा। फिर वह आकाश के लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लाई। आकाश को धैर्य से काम लेने की बात कहकर रेणुका ताई बोली, देखो बेटा, जब तक सच्चाई का पता न लगा लो तब तक कुछ कहना पाप है। तू एक काम कर, अपने घर पर पिताजी को चिट्ठी भेज। तुझे जो शक है उसके बारे में घर वालों से पूछताछ करके पता लगा ले। अपनी घरवाली को भी चिट्ठी लिख कि उसके चरित्र के बारे में जो बातें बंटी रवि और वह आदमी कर रहे थे उनमें कितनी सच्चाई है। वैसे तो कोई भी औरत इस बात पर कभी हामी नहीं भरती कि पराये मर्द के साथ उसके क्या संबंध हैं। आदमी भले ही यह बता दे कि उसका पहला प्यार कौन था, लेकिन किसी भी औरत को पूछोगे तो वह यही बताएगी कि उसका पहला और आखिरी प्यार सिर्फ उसके सामने खड़ा उसका पति ही है। फिर भी तुझे तसल्ली हो जाएगी। आकाश बोला, नहीं ताई जी, मैं अपने माँ बाप से ऐसी बातें नहीं कर सकता। हाँ, आप कहती हो तो एक चिट्ठी उस निर्लज नंदिनी को अवश्य लिखूंगा कि जितनी सती सावित्री बनने का नाटक शादी के बाद उसने मेरे साथ किया उतनी वह है नहीं। उसके दिल को भी चैन पड़ जाएगा। यदि उसकी गलती नहीं होगी तो वह मेरे पत्र का जवाब अवश्य देगी। यदि उसके दिल में पाप होगा तो वह चुप रहेगी। 1 महीने में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। रेणुका बाई ने आकाश की बात का समर्थन किया। इसके बाद उसने आकाश के लिए दिन का भोजन खुद तैयार किया। भोजन करते समय आकाश एक बार फिर रेणुका बाई के सामने फूट फूट कर रोने लगा। रेणुका बाई ने आकाश को एक बार फिर समझाते हुए कहा, तू पागल है, मुझे पता है तू अपनी घरवाली को खूब पसंद करता है, तभी इतना परेशान है। अरे बेटा, गृहस्थी में ऐसे झटके कई बार लगते हैं, तू थोड़ा सब्र रख, सब ठीक हो जाएगा। आकाश ने अनमने ढंग से भोजन किया और इसके बाद वह अपने कमरे में चला आया। कमरा करीब 1.5 महीने से बंद पड़ा था। न चाहते हुए भी उसने कमरे की हल्की फुल्की सफाई की और उसके बाद आराम करने के बहाने थोड़ी देर लेट गया। अभी उसकी आंखों में हल्की हल्की सी झपकी आई थी कि उसके सपने में सुबह वाले शिवालय के बाबा जी आ गए। आकाश बार बार उनसे उसे भी अपना चेला बनाने की गुहार लगाता। बार बार मना करने पर भी जब वह नहीं माना तो बाबा जी ने उसे 1 माह बाद गंगा दशहरे के दिन दीक्षा देने के लिए हामी भर दी। इतने में रेणुका ताई ने उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया और उसे चाय का गिलास पकड़ा दिया। रेणुका ताई को पता था कि अभी यह लड़का बहुत परेशान है, इसलिए उसने उसे समझाते हुए कहा, चिंता मत कर बेटा, ऊपर वाला सब ठीक करेगा। आकाश ने चाय पीकर अपनी साइकिल उठाई और बाजार की ओर निकल गया। उसने बाजार से खाने पीने का जरूरी सामान लिया और सीधे घर की ओर चला आया। रास्ते में उसकी नज़र सिंगार ज्वेलर्स की दुकान पर पड़ी। यहीं से उसने नंदिनी के लिए कर्णफूल, पैंजनियाँ, मंगलसूत्र खरीदा था। उसने साइकिल स्टैंड पर साइकिल खड़ी की और दुकान के अंदर चला गया। सुनार ने आकाश को पहचान लिया। दुआ सलाम करने के बाद आकाश ने अपने हाथ में पहनी सगाई की अंगूठी और शादी में मिली गले की चैन उतार कर सुनार को पकड़ाते हुए पूछा, सेठ जी देखना इनका क्या दाम मिलेगा? सुनार बोला, ये तो शादी के जेवर हैं, इन्हें इतनी जल्दी क्यों बेच रहे हो? आकाश बोला, ऐसे ही कोई मुसीबत आ गई है, पल्ले में पैसे नहीं हैं, इसलिए इन्हें बेचना चाहता हूँ। सुनार ने दोनों जेवरों का वजन किया और उनकी शुद्धता की जांच की।
आकाश की ओर देखकर सुनार बोला, 22 कैरेट का माल है, 1.5 तोला वजन है, 1600 का भाव है, 15% छीजन का हूँ तो कुल मिलाकर 2040 रुपया लगेगा। बोलो क्या करना है। आकाश को सुनार पहले से ही जानता था, इसलिए उसने धीरे से कान में कहा, सगाई शादी का जेवर शगुन का होता है। तुम चाहो तो इसे दुकान पर गिरवी रख लो, 2000 उधार ले लो, 2% सूद लगेगा महीने का। जब पूरे पैसे चुका दोगे तो माल तुम्हारा। आकाश इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता था। उसने सुनार को कहा, इसका जो पैसा बनता है मुझे दे दो, जब नसीब ही खराब निकला तो सोने का क्या करना है। सुनार ने 2050 रुपये आकाश को दे दिए। आकाश ने पैसे लिए और अपनी साइकिल उठाकर घर चले आया। घर पहुंचकर उसने सबसे पहले रेणुका ताई को इस महीने के मकान का किराया चुकाया। इसके बाद शाम का भोजन तैयार करके उसने आज जल्दी भोजन कर लिया था। भोजन करने के बाद उसने अपने लोहे के संदूक को खोला। उसमें उसने अपनी सगाई के बाद और शादी के पहले नंदिनी के द्वारा उसे भेजे हर एक पत्र को संभाल कर रखा था। करीब 2 दर्जन पत्र रहे होंगे। उसने सिलसिलेवार एक एक पत्र को पढ़ना शुरू कर दिया। पत्रों को पढ़कर उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि नंदिनी ने उसके साथ ऐसा धोखा किया होगा। जैसे जैसे वह पत्र पढ़ता गया, उसके मन में नंदिनी के प्रति घृणा का भाव कम होता जा रहा था। सारे पत्रों को पढ़कर उसने कागज और कलम ली। रेणुका ताई के द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार उसने नंदिनी को पत्र लिखना शुरू करना चाहा। अब तक नंदिनी को दर्जनों पत्र लिखने वाले आकाश के हाथ आज पत्र के पहले शब्द लिखने में ही ठिठक गए। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।